नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 10th क्लास में अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक। मैंने आपको कल बताया था कि आज हम हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अनुमान विधि क्या होता है, कहाँ पर उपयोग में लेते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। अब इसका उपयोग हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में करते हैं। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित तो मैंने आपको कल बताया था, जैसे कि एक रासायनिक समीकरण मैंने लिखा, मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अच्छा, मैंने आपको पहले इसका अणुसूत्र बनाना सिखा दिया था। कैसे होता है अणुसूत्र, जैसे कि Mg+2 भी बनाता है, Mg+2 बनाता है और ऑक्सीजन -2 बनाता है। तो इसका 2 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, 2 से 2 कट गया। अब ये एक इसके नीचे जाता है, एक इसके नीचे जाता है, मतलब मैग्नीशियम के नीचे एक और ऑक्सीजन के नीचे एक, मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रकार बनता है। अब हमें ये तो पता है। अब यहां पर मैंने आपको कल बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना द्रव्यमान भाग ले रहा है उतना ही द्रव्यमान बनना चाहिए। मतलब जितने परमाणु भाग ले रहे हैं उतने ही परमाणु इधर होने चाहिए। अब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहां पर ऑक्सीजन के 1 ही परमाणु है। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो गया। अब इस रासायनिक समीकरण को जिस विधि के द्वारा संतुलित करते हैं उसे हम अनुमान विधि कहते हैं। और ये अनुमान विधि का क्वेश्चन इस साल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ध्यान रखना 10th के एग्जाम में। ठीक है, अब देखो कैसे संतुलित करेंगे, तो इसका प्रोसेस हम जानेंगे। सबसे पहले इसकी प्रोसेस को लिखेंगे। अब इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले वाले प्रोसेस में, मतलब चरण फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में जो हमारे पास रासायनिक समीकरण दे रखेगा, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण में सभी परमाणु तथा यौगिकों के चारों ओर बॉक्स बना लेंगे। अब कैसे होगा, पहले तो आप चरण लिख लेते हैं हम, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसका एक उदाहरण लेंगे ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएगा ना। तो अभी पहले तो चरण लिख लेते हैं। पहला चरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण में सभी परमाणुओं तथा यौगिकों के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसके चारों ओर बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि उस बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उस बॉक्स के अंदर अपन को कुछ भी नहीं करना है। वो बॉक्स के अंदर जो परमाणु है, जो अणु है, उसको जैसे का वैसे ही रहने देना है। उसके अंदर हाथ भी नहीं लगाना है अपन को। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं तो उसको उदाहरण में समझेंगे हम, है ना। अब चरण सेकंड में हम क्या करेंगे, चरण फर्स्ट में तो बॉक्स बना लेंगे। अब चरण सेकंड में हम अब जो यौगिक है, यौगिक में परमाणुओं की संख्या को नोट करेंगे। ठीक है, असंतुलित समीकरण में सभी यौगिकों में परमाणुओं की संख्या को नोट करेंगे या लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले परमाणुओं की संख्या को नोट कर लेंगे या लिख लेंगे। उसके बाद चरण नंबर 3 में अब कैसे क्या होगा तो उसको उदाहरण में अच्छे से समझेंगे हम। पहले तो हम चरण लिखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणु वाले परमाणुओं को सबसे पहले संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अधिक
परमाणु वाले बॉक्स को पहले हल करेंगे, या सबसे पहले तो लिख ही लिया हमने, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले बॉक्स को हल करेंगे। ठीक है, देखो आपके बुक में थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, तो हमें सिर्फ इसका नॉर्मल सीधा सीधा याद रखना है, क्योंकि चरण तो आने की संभावना कम है। आपके मेन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, और अगर चरण आए तो आपको यही लिखना है जो मैं लिखा रहा हूं आपको, है ना। ठीक है, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले बॉक्स को हल करेंगे, उसके बाद चरण फोर्थ में हम क्या करेंगे, अधिक परमाणु वाले बॉक्स को हल कर लिया हमने। अब बचे जो शेष बचा कुचा है, अब उसको हल करेंगे। शेष बचे परमाणुओं को हल करेंगे मतलब हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, संतुलित करेंगे। शेष बचे परमाणु भी संतुलित हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, अब हम बॉक्स को हटा देंगे। ठीक है, तो चरण फिफ्थ में हम क्या करेंगे, चरण फिफ्थ में सबसे पहले तो हम संतुलित समीकरण को क्या कर लेंगे, सबसे पहले जांच करके उसके बॉक्स को हटा देंगे। हटा दिया, ठीक है, बॉक्स को हटा देंगे। अब देखो यहां पर आपका प्रोसेस हो जाता है समाप्त। बस पहले हमें क्या करना है, असंतुलित रासायनिक समीकरण के में सभी परमाणुओं तथा यौगिकों के चारों ओर बॉक्स बनाना है। पहले हमें बॉक्स बनाना है, फिर उसके परमाणुओं को नोट करना है, नोट करके सबसे अधिक वाले परमाणु को पहले हल करना है, फिर उसके बाद हमें शेष बचे परमाणुओं को संतुलित करना है और संतुलित समीकरण की जांच करके उसको हमें लिख देना है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चरण 6 है, जो आप करो तो भी सही है, नहीं करो तो भी सही है ना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चरण 6 में हम करते क्या है, अब जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसमें हम क्या करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखेंगे, है ना। क्रियाकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को लिखेंगे। अच्छा, भौतिक अवस्था क्या क्या होता है, भौतिक अवस्था जैसे कि अगर ठोस है तो हमें क्या लिखना है, एस लिखना है, उसके पैरों में लिखते हैं ना। तो इसको मैं यहां लिखा देता हूं, यहां ध्यान देना। ठोस अगर होता है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पैरों में एस लिखेंगे और छोटे कोष्टक में लिखते हैं उसको, है ना। कि एस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ठोस को हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। फिर अगर द्रव होता है तो द्रव को हम क्या लिखेंगे, पैरों में एल लिखेंगे। एल क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम इसको लिक्विड कहते हैं। ठीक है, और अगर गैस होता है तो गैस को हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि गैस को GES के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ये आगे का अक्षर लिखा जाता है, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस। ठीक है, अब अगर जलीय विलयन आए, जलीय विलयन ये नई चीज है, तो जलीय विलयन को हम बोलते हैं एक्वस। तो इसको हम AQ के रूप में इसके पैरों में लिखते हैं, एक्वस, AQUAS, एक्वस। ठीक है, तो इसके नीचे AQ के रूप में हम लिखते हैं, एक्वस होगा तो। ठीक है, और ये चरण छठा जो है आपका, इसको आप लिखो या नहीं लिखो, कोई
कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तब भी आपका जो हम प्रोसेस करेंगे तब भी आपका 100% सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की अनुमान विधि के सभी चरण हो गए। ठीक है, अपने पास 6 चरण इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बॉक्स बनाना है, बॉक्स के फिर सभी परमाणुओं को नोट करना है, नोट करके सबसे पहले अधिक परमाणुओं वाले बॉक्स को हल करना है, फिर उसके बाद शेष बचे परमाणुओं को संतुलित करना है और समीकरण को जांच करके उसके बॉक्स को हटा देना है। और फिर हम क्या करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अनुमान विधि के सभी चरण। अब हम एक उदाहरण लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब अपने पास एक रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार आता है, तो इसको हम क्वेश्चन बना के ही पढ़ते हैं कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमें क्या करना है, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या दे रखा है आपके, Fe लोहा है, आयरन जिसको हम कहते हैं। अब ये ध्यान रखना, हिंदी में भी आ सकता है। तो अभी तो हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, एक उदाहरण हम हिंदी वाले भी ले लेंगे। अब आयरन को अगर जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो आपको पता है लोहा जल की उपस्थिति में या फिर नमी की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित हो जाता है, जंग लग जाता है। और जंग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, और प्लस यहां से कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, H2 गैस निकलता है। ये फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक मैंने आपको लिखाया था, फेरिक क्या होता है, +3 होता है, और ऑक्साइड क्या होता है, -2 होता है। अब ये 2 आया यहाँ से 3 आया, कट नहीं रहा है, तो ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या बनता है, Fe के नीचे 2 और O के नीचे 3। अब देखो अणुसूत्र जो है वही रहेगा। अब उसको ऐसा नहीं कि संतुलित करने की दृष्टि से हम उसको ऐसे लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक आयरन है, जबकि यहाँ पर आयरन की संख्या कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। चलो हाइड्रोजन तो संतुलित है, लेकिन ये असंतुलित होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे। इसको असंतुलित समीकरण या फिर इसको हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, कंकाली समीकरण या कंकाली समीकरण। अब इसको देखो संतुलित करते हैं हम। अब इसको संतुलित करने के लिए जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके चारों ओर बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बना लेते हैं। देखो लोहे के चारों ओर ये बॉक्स बना दिया, प्लस H2O के चारों ओर ये बॉक्स बना दिया, तीर का निशान। Fe2O3 के चारों ओर ये बॉक्स बना दिया और H2 के चारों ओर ये बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, बॉक्स के अंदर जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें इसको संतुलित करने के लिए मैंने दूसरा स्टेप क्या लिखा था कि दूसरे स्टेप में हम सभी परमाणुओं की संख्या को नोट कर लेंगे। परमाणुओं की संख्या जैसे कि एक
तत्व और LHS में जो परमाणु है और RHS में जो परमाणु है। तो तत्व कौन कौन सा है इसमें? 3 प्रकार का तत्व है। एक तो फेरिक है, लोहा है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अच्छा, लोहा LHS में कितना है? एक ही है, RHS में 2 है। हाइड्रोजन की बात करें LHS में 2, RHS में भी 2। ठीक है, ऑक्सीजन LHS में 1 है जबकि RHS में 3 है। अच्छा, इस स्टेप को भी है ना आप लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है ना, इसको आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो क्योंकि हमें दिख ही रहा है वो सारी चीजें, है ना। यहाँ पर हमें देखने से सारी चीजें पता लग जाता है। अब इसके स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या लिखाया कि स्टेप 3 में सबसे ज्यादा वाले, अब इसमें देखो सबसे ज्यादा परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन वाले परमाणु वाले यौगिकों को सबसे पहले संतुलित करेंगे। ठीक है, अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है? 1 ही है। अब यहाँ भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 3 होने के लिए इसके आगे क्या लगा देंगे हम? एक को 3 से गुणा करेंगे तभी तो 3 आएगा। तो यहाँ पर आगे हम क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा देखना एक बार, ये सारे अपनी जगह पर, इसके आगे हमने ये 3 लगा दिया, 3 लगा दिया H2O। ठीक है, अब तीर का निशान Fe3 Fe2O3 प्लस H2। अब देखो यहाँ 3 लगाने से अब शेष बचे को संतुलित करते हैं। अब शेष क्या क्या है? एक तो लोहा है। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। हाइड्रोजन असंतुलित हो गया कैसे? 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 होता है, जबकि इधर RHS में तो 2 ही है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को संतुलित कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन को अगर संतुलित करें तो क्या हो जाएगा? ये तो 3H2O था, तो इसको तो जैसे का वैसे रहने देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Fe2O3। और यहाँ पर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? इधर 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए। अब यहाँ 6 के लिए हमें आगे क्या लगा देंगे? हम 3 लगा देंगे और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 आता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे अगर बात करें, अब एकमात्र कौन बचा? लोहा बचा। तो लोहा को भी संतुलित करेंगे। तो लोहा को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं तो हो गया संतुलित Fe3H2O। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Fe2O3 और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3H2। ठीक है, अब देखो मैंने अगले स्टेप में आपको क्या बताया कि समीकरण को पहले हम जांच लेंगे और जांच कर कि संतुलित हो गया या नहीं हुआ। संतुलित अगर हो गया तो इसको फिर बॉक्स को हटाकर लिख लेंगे। देखो यहाँ दो आयरन हो रहा है, यहाँ पर भी 2 आयरन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, यहाँ पर भी 3 ही है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 तिया 6 है, यहाँ पर भी 2 तिया 6 है। मतलब जांच कर लिया, हाँ सही है अपना। अब सही है तो अब इसको हम क्या करेंगे? इसको अगले स्टेप में बॉक्स को हटाकर लिख देंगे और बॉक्स को हटाकर लिख लेंगे तो अपना ये क्या आ जाएगा? समीकरण का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको दिख नहीं रहा तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको हम बॉक्स से हटा देंगे। हटाने के बाद स्टेप नंबर, अच्छा ये स्टेप 5 हो गया। अब स्टेप इसमें कितने भी हो सकते हैं ना। अब स्टेप 6 में हम क्या करेंगे? स्टेप 6 में बॉक्स को हटा देंगे, 2Fe प्लस 3H2O, तीर का निशान ये क्या है? Fe2O3 और प्लस 3H2 और इसको हम क्या बोलेंगे? कोष्टक में हम क्या लिख देंगे? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, इसको हम संतुलित समीकरण लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, संतुलित समीकरण लिख लेंगे। आप एक बार इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इस स्टेप 6 को मैं आपको ऊपर लिखा देता हूं। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा।
अब इसके आगे स्टेप 6 को यहां लिख लेते हैं। देखो स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, स्टेप 6 में 2Fe कोष्टक को हटा देंगे, 3H2O तीर का निशान, Fe2O3 और प्लस 3H2 कोष्टक को हटा देंगे। अच्छा, मैंने आपको एक स्टेप में ये भी बताया था लास्ट स्टेप में कि इसमें हमें उसकी भौतिक अवस्था को भी लिखना है। अब चाहो तो उसको लिखो, नहीं तो आपका आंसर यही है, यहाँ पर ही आप आंसर लिख सकते हो। और अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जैसे कि लोहा क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, ठोस होता है तो S लगाएंगे। अच्छा, जल क्या होता है, जल लिक्विड होता है तो L लगाएंगे। अच्छा, Fe2O3 क्या होता है, Fe2O3 ये भी जंग सॉलिड अवस्था में होता है तो इसको भी हम S लिखेंगे। और ये गैस होता है तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, G से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, यहां पर भी आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इसको भौतिक अवस्थाओं को पेरों में लिखा जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम लास्ट में हम क्या लिख देंगे, संतुलित रासायनिक या संतुलित समीकरण। ये संतुलित समीकरण है ना, ये तो आंशिक रूप से हो गया। पहले असंतुलित समीकरण को हमने संतुलित करने के क्रम में हमने लास्ट में क्या प्राप्त किया, संतुलित रासायनिक समीकरण को प्राप्त कर लिया। आया समझ में? ठीक है, तो वापस और एक बार समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अधिक परमाणु ऑक्सीजन है 3, इसलिए हमने ऑक्सीजन वाले को यहाँ पर 3 लगा दिया आगे, तो 3 यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गया। अब ये देखो, आपको प्रोसेस करते रहना तो आंसर आ जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं कि अपन को बड़े को करना है, आप चाहो तो पहले लोहा का भी कर सकते हो, 2 लगा दो, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है ना। ये तो नियम ये कहता है कि बड़े वाले को पहले हल करो। आप चाहो तो पहले इसको भी हल कर सकते हो। ठीक है, आप इसको मत बनाओ ना, इसको डायरेक्ट इसको हल कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि इसको रटना नहीं है ना, समझना है, बस समझ में आना चाहिए आपको। अब यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 के बाद फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन 6 हो गया तो हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 3 लगा दिया हमने। ठीक है, अब ये सारा काम हो गया। यहाँ पर लोहा 2 है तो इसके आगे 2 लगा दिया, बस काम हो गया। फिर इसको हमने बॉक्स को हटा कर लिख दिया, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसका और भी एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका मान लो नाम के अनुसार आ गया। अब नाम के अनुसार किस प्रकार आ गया, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सल्फेट अभिक्रिया करने पर ये बेरियम सल्फेट के साथ मिल जाता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपको कल मैंने अगले दिन फर्स्ट क्लास में, इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि आयनों का आदान प्रदान होता है। तो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है आयनों का आदान प्रदान में, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था कि बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार से, है ना। तो उसको तो हम द्विविस्थापन अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और तो बेरियम सल्फेट बन जाता है, सल्फेट, और प्लस एल्यूमिनियम किसके साथ जुड़ जाता है, क्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम
क्लोराइड। थोड़ा कठिन ले लिया हमने, है ना, इसके बाद थोड़ा सरल ले लेंगे। अब देखो, अब इसको हमें संतुलित करना है। अब संतुलित करने से पहले तो हमें क्या करना है, इसका नामकरण करना आना चाहिए, मतलब अणुसूत्र लिखना आना चाहिए। अब अणुसूत्र लिखना आना चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो आप देख लेना। मैंने आपको बेसिक समझाया था फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में 10th क्लास में, ठीक है। आपको अणुसूत्र बनाना आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, और ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा इस साल, ठीक है। तो अणुसूत्र बनाना भी आना चाहिए। ये समीकरण तो एग्जाम में दे देगा, है ना, और इसको हमें पहले अणुसूत्र के रूप में परिवर्तित करना है और फिर वहां से हमें उसको हल करना है, ठीक है। अब देखो अणुसूत्र बनाते हैं सबसे पहले तो। अब अणुसूत्र बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि बेरियम क्या होता है, +2 बनाता है। क्लोराइड Cl- बनाता है, ठीक है। अब यहां से 2 आया, अब यहां से -1 तो 1 आया। अब ये 1 इसके नीचे जाएगा और ये 2 इसके नीचे जाएगा, तो क्या बन जाएगा, BaCl2 बन जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड का तो क्या होता है, BaCl2। इसको हम हल कर रहे हैं ना, तो पहले तो हमें अणुसूत्र के रूप में बदलना है, तो क्या आ जाएगा, BaCl2 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। इसका काम हो गया। अब एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम +3 बनाता है, और सल्फेट में मैंने आपको बताया था ये संयुक्त आयन होता है। संयुक्त आयन मतलब 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ आयन। तो ये क्या होता है, SO4 - 2 होता है। अच्छा, इसके नीचे 3, इसके नीचे 2 होता है। अब ये 2 इसके नीचे लिखेंगे और ये 3 इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा, Al2SO4 का क्या हो जाएगा। अच्छा, Al के नीचे ये 2 चला गया, SO4 के नीचे 3, लेकिन इसको होल थ्राइस में लिखेंगे क्योंकि ये संयुक्त आयन के रूप में है। तो क्या बन गया यहां पर, Al2SO4 का होल थ्राइस बन गया, तीर का निशान। अब बेरियम सल्फेट तो Ba+2SO4 का -2, तो यहां से 2, यहां से 2, 2 से 2 कट गया एक बार, तो इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1 आएगा, तो यहां क्या बन जाएगा, BaSO4 बनेगा। ये आयंस मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सारी चीजें बता रखा है ना। अब इसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है Al+3 और क्लोराइड का Cl-, मतलब यहां पर इसका 3 और इसका 1 इसके नीचे और ये 3 इसके नीचे। माइनस वाले को हमेशा पीछे लिखा जाता है और प्लस वाले को आगे, ये भी ध्यान रखना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, Al इसके नीचे 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और Cl के नीचे 3। अब Cl एकल परमाणु है इसलिए कोष्टक लगाकर नहीं लिखेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, AlCl3, ठीक है। ये हो गया अपना समीकरण, तो बना लिया हमने। अब देखो क्या इसमें संतुलित हो रहा है क्या, यहां पर बेरियम 1 है, यहां पर भी 1 है, सही है। यहां क्लोरीन 2 है, इधर नहीं है, यहां पर क्लोरीन 3 है। अब यहां पर ही गड़बड़ हो रहा है, तो इसको तो हमें पता तो चल गया कि ये क्या है, असंतुलित समीकरण है। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। अब संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको बॉक्स के अंदर बंद करते हैं। तो इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। Al2SO4 का होल थ्राइस, ये बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, तीर का निशान, SO4 का होल थ्राइस, ये बॉक्स के अंदर बंद, AlCl3, और ये भी बॉक्स के अंदर बंद हो गया। अब देखो यहां पर कितने प्रकार के परमाणु हैं, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन, मतलब बहुत सारा परमाणु है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अणुसूत्र लिखते हैं। तो बेरियम है, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। अच्छा, LHS में और RHS में दोनों की बात करेंगे। LHS में बेरियम कितना है, 1 ही है, RHS में भी 1 ही है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है और वहाँ पर कितना है, 3 है ना। सबसे पहले तो हम सबसे ज़्यादा वाला परमाणु का पता लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन है।
देखो सल्फर यहाँ पर कितना है, इसके नीचे एक, तो एक 3 के साथ गुणा होगा तो 3 होता है, ये गुणा हो जाता है जब होल थ्राइस होता है। तो अब 4 3 के साथ गुणा होगा तो 12, इसका मतलब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। तो इसको तो नहीं लिखते हम ना, डायरेक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में पता लग गया, तो ऑक्सीजन 12 है, तो ऑक्सीजन को पहले हल करते हैं। अब यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए। अब यहाँ 12 कैसे होगा, इसके आगे 3 लगा दे तो 12 हो जाएगा क्या, 3 4 से गुणा होगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा ना। तो हम क्या कर देते हैं, इसके आगे 3 लगा देते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस, थोड़ा हार्ड हो गया ये क्वेश्चन है ना, इससे भी सरल हम लेंगे, एग्जाम में इतना हार्ड नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसके आगे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, BaSO4 का होल, यहाँ पर तो BaSO4 और यहाँ पर क्या हो गया AlCl3। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया 3, तो ये 3 4 के साथ गुणा होके 12 और सल्फर भी 3 हो गया, मतलब देखो एक साथ 2 काम हो गया अपना, कि यहाँ पर भी सल्फर 3 और 12 था, तो ये दोनों संतुलित हो गया, सल्फर भी संतुलित और ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। 3 लगाते ही 3 1 के साथ गुणा होगा तो 3 सल्फर के, और ऑक्सीजन के 4 के साथ गुणा होगा तो 12। अब देखो यहाँ पर भी सल्फर 3 था और ऑक्सीजन भी 12 था, ठीक है, इसका काम हो गया। अब हमें इस बेरियम को संतुलित कर लेते हैं। अब बेरियम यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर एक ही हो रहा है, देखो यहाँ 3 हो गया, अब बेरियम भी, क्योंकि इसके साथ भी तो गुणा होगा, 3 हो गया। अब 3 हो गया तो इसका मतलब इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा हमें, तो 3 बेरियम हो जाएगा, BaCl2, और यहाँ पर क्या है Al2SO4 का होल थ्राइस, तीर का निशान, 3 BaSO4 का होल, BaSO4 को हम कोष्टक में बंद करके लिख लेंगे AlCl3। अब कौन बचा, अब एल्यूमिनियम बचा, एल्यूमिनियम और क्लोरीन बचा। अब क्लोरीन को देखो यहाँ पर 2 तिया 6 हो रहा है, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है 3 है। अब इसके आगे अगर 2 लगा दे हम, इसके आगे हम अगर 2 लगा दे तो 2 तिया 6, क्लोरीन संतुलित हो जाएगा क्या, तो हम देख इसके आगे 2 लगा देते हैं। देखो ये तो हो गया BaCl2, ये क्या हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या हो गया 3 BaSO4, और यहाँ पर हम आगे क्या लगा देते हैं 2 लगा देते हैं, और क्या बन जाएगा AlCl3। आया समझ में। अब देखो यहाँ से एल्यूमिनियम भी 2 हो गया, अब एल्यूमिनियम पहले से 2 था, तो अच्छा हो गया, यहाँ पर संतुलित हो गया कुल मिलाकर। देखो अब इसको जांच लेते हैं एक बार, 3 बेरियम है, इधर भी 3 बेरियम है, क्लोरीन 2 तिया 6 है, तो इधर भी 2 तिया 6 ही क्लोरीन आ रहा है, एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पर भी 2 के साथ 1 गुणा करेंगे तो 2 ही आ रहा है, सल्फर 3 है, 3 के साथ 1 गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी देखो 3 के साथ आगे वाला भी गुणा होता है, होल कोष्टक के बाहर आ जाए तो वो भी गुणा हो जाता है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 तिया 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 12 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये संतुलित हो गया। अब इसके अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसको हम कोष्टक को हटाकर लिख लेंगे। कोष्टक को हटाकर अगर लिखे तो क्या बनेगा, यहाँ से 3 BaCl2, यहाँ पर क्या बन गया Al2SO4 का होल थ्राइस, और यहाँ तीर का निशान 3 BaSO4 प्लस 2 AlCl3, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण, और ये अपना संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। और इसको हम क्या लिख देंगे, आंसर, अवस्था वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन 3-4 स्टेप में ही हल हो रहा है। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सबसे ज़्यादा वाले को ढूंढ लेना, उसको संतुलित करना, और आराम से संतुलित होता चल जाता है। फिर अपने आप देखते जाओगे कि कहाँ पर क्या करना है, तो अपने आप बदल सकते हो आप, ठीक है, आ जाएगा। अब इसका और एक उदाहरण ले लेते हैं हम, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। एक उदाहरण हम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम और क्लोरीन क्रिया करके, अच्छा हम हाइड्रोजन वाला ले लेते हैं ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये तीसरा वाला उदाहरण है आपका, क्रिया करके क्या बनाता है
हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब इसको भी थोड़ा लिखना है। अच्छा, अगर कोई गैस आ जाए ना अकेला, तो उसको पेड़ में 2 लगाकर लिखते हैं, इसको द्विपरमाणविक रूप में लिखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस है तो 2 लिखेंगे, क्लोरीन भी गैस है तो Cl2 लिखेंगे। और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का +1 क्लोरीन का -1, मतलब ऐसे ही जुड़ेगा क्योंकि दोनों के ऊपर एक ही है, HCl। अब देखो ये संतुलित नहीं है, ये बहुत सीधा होगा, बहुत सीधा। संतुलित नहीं है ना, क्यों नहीं है? हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है। अब संतुलित करने के लिए मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले? अच्छा, स्टेप वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट संतुलित करते हैं हम। देखो ये क्या, इसको हम इसके पीछे हम लिख देंगे सिर्फ इतना कि ये तो असंतुलित समीकरण है और उसको हम क्या कर रहे हैं? संतुलित कर रहे हैं। तो इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे सबसे पहले, HCl, ये बॉक्स में बंद किया। अब बंद करने के बाद अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 2 है, वहाँ पर भी 1 है। मतलब पहले किसी को भी हल कर लो, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 करना है तो आगे 2 लगाना है, नीचे या पीछे नहीं लगाते हैं, हमेशा आगे लगाते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl2 और तीर का निशान आगे 2 लगा दिया, HCl। अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गया। अच्छा, क्लोरीन भी 2 हो गया क्या? 1 के साथ गुणा करते हैं 2 होता है, तो क्लोरीन भी 2 हो गया, तो संतुलित हो गया फिर रासायनिक समीकरण। बहुत सीधा हुआ, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ 2 लगा दिया, बस संतुलित हो गया। तो कोई रासायनिक समीकरण सीधा ही संतुलित हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? H2, इस कोष्टक को खोलकर लिख लेंगे 2HCl, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और 2 ही क्लोरीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया अपने पास। आया समझ में? अब इसके बाद एक क्वेश्चन आप करना है, इस क्वेश्चन को ना आपके होमवर्क के लिए है, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना। पहले तो आपको मैंने पहले जो बेसिक वाले क्लास पढ़ा रखा है, तो उस क्लास के आधार पर पहले उसको अणुसूत्र में कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके उसको संतुलित करने का प्रयास करना। अब इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। सोडियम जल के साथ क्रिया करके, सोडियम को अगर जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये लिखा रखा है मैंने आपको सारी चीज़ें कि कैसे बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। इसका आंसर मैं अगली क्लास में बता दूंगा, आप इसको हल करना, ठीक है। कोशिश करना इसको हल करने का। सोडियम को जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। कल से हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे, तो ध्यान रखना। उसमें भी एक प्रकार, ये आपका ये वाला जो चैप्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाला चैप्टर है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना। और कमेंट मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ पर बता सकते हो, और अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।